सवाल ये है कि उन 200 वर्षों में उन अंग्रेजों ने, उन गोरे अंग्रेजों ने हमें उतना नहीं लूटा जितना इन पिछले 60-65 सालों में हमारे इन काले अंग्रेजों ने हमें लूटा है। उस समय हम इतने बाहर की लोगों से असुरक्षित नहीं थे जितने आज असुरक्षित हैं। और वो कैसे हैं मैं उसका आपको जिक्र करता हूँ। उन 2006 में देखिए चाइना क्या कर रहा है, बहुत शॉर्ट में। 2006 में चाइना के राजदूत ने ये कहा कि अरुणाचल हिंदुस्तान का है ही नहीं, अरुणाचल तो चाइना का है, और उसका नाम उन्होंने रख दिया सिंगनेन, अरुणाचल प्रदेश का। ये उन्होंने क्या किया, भारत के ईस्टर्न सेक्टर में, पूर्वी सेक्टर में। और उसके बाद 2009 में उन्होंने स्टेपल्ड वीजा देने शुरू कर दिए कश्मीरियों को, और 2010 में खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया कि हमारी और चाइना की करीब 4000 किलोमीटर की लंबी सरहद लाइन है। उन्होंने कहा गलत, चाइना ने कहा सिर्फ 2000 की है, जो बाकी 2000 है उसमें तो मेरा पड़ोसी मित्र पाकिस्तान का जम्मू एंड कश्मीर है, लिहाजा हम उसे सीमा लाइन नहीं मानते, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं मानते। और उन्होंने कश्मीर के लोगों को बिना वीजा के चाइना में जाने की अनुमति दे दी, जबकि हमारे फौज के एक लेफ्टिनेंट जनरल को यह मना कर दिया गया। अब उन्होंने 2011 में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको 48 में ले लिया गया था, उसमें पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी चाइना की एक बटालियन को पोस्ट कर दिया, तैनात कर दिया, एक पूरी बटालियन को। और 2013 में जो साल चल रहा है, आप सबको मालूम है कि इसमें वो दौलत बेग ओल्डी में आए, उन्होंने अपना टेंट लगाया, उसके बाद चुनार में आए। हमारे जो वहाँ पे 1-2 ऑब्जर्वेशन पोस्ट हैं, उसके सर्विलेंस कैमरे के तार काट दिए, वो कैमरे भी वहाँ से ले गए, और ये भी कह दिया कि एडवांसिंग लैंडिंग ग्राउंड जो हमने 3 बनाए हुए हैं, उन तीनों एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को एक्टिवेट न किया जाए। ये काम चाइना ने किया। हमने क्या किया, हमारे माननीय रक्षा मंत्री A.K. एंटोनी जी जब वहाँ गए पहली दफा, कब, 2007 में, और वो सिक्किम के नाथुला पास से जब उन्होंने देखा, और तो कहने लगे मेरी आज आंखें खुली रह गई। ये स्टेटमेंट टाइम्स ऑफ इंडिया का है कि माई आईज आर ओपन टुडे। और फिर वापस आने के बाद वो आंखें बंद कर ली। आंखें खुली क्यों रह गई थी, जब उन्होंने देखा कि चाइना की स्ट्रेटेजिक रोड, उनके नेशनल हाईवे, उनकी आर्टिलियल रोड, उनकी लॉजिस्टिक रोड, उनकी लिंकिंग रोड, उनके रेल लिंक, उनकी रसद को और उनके फौजों को आने जाने के रास्ते लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक टोटल बने हुए हैं। और हमारे यहाँ उनकी आंखें बंद कैसे हो गई। हमारे यहाँ 2012 के आखिर तक 73 स्ट्रेटेजिक रोड्स बननी थी, 73 2012 तक बननी थी, उसमें से केवल 17 बन पाई। 12 रेल लिंक स्थापित होने थे, एक भी स्थापित नहीं हुआ। ये काम उन्होंने आंख बंद करने का किया। अब ऐसी स्थिति में अगर एक स्ट्राइक कोर का मतलब होता है कि इसमें 2-3 डिवीजन होती हैं और एक डिवीजन के अंदर बहुत सारे सिपाही होते हैं, तो वो जो लड़ाकू कोर है, अगर वो आज आक्रमण करना चाहे तो अपनी स्ट्राइक कोर को 24 घंटे में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ला सकते हैं। लेकिन अगर हम करना चाहे तो जैसा इन्होंने बताया कि हमको खच्चरों पे जाना पड़ेगा, एक ब्रिगेड को मोबिलाइज करने में भी हमको 3 दिन लग जाएंगे। लिहाजा आवश्यकता क्या हुई, आवश्यकता सबसे पहले ये हुई कि हम अपना सीमावर्ती एरिया के अंदर जो लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट है, जो सड़कें हैं, जो पुल हैं और जो रेलवे लाइन है, उनको डेवलप करें। उनको डेवलप किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। पर खाली अगर इतना ही बात होती तो चलता। इसके साथ कुछ चीजें और जुड़ी हुई हैं, वो ये कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर 30 छोटे छोटे डैम वहाँ के पानी को रेगुलेट करने के लिए बनाए जा रहे हैं। सैटेलाइट इंफॉर्मेशन से पता लग गया। पाकिस्तान का एक गवादर पोर्ट है, ये गवादर पोर्ट आज तक पाकिस्तान ने किसी दूसरी कंट्री को 50% दे रखा था, अब उन्होंने चाइना को 100% दे दिया। 100% कंट्रोल चाइना का है। अब कल्पना कीजिए कि पाकिस्तान और चाइना ने जिंगजियांग से लेके ग्वादर पोर्ट तक अपनी रेल लाइन बिछा ली है। अब कल्पना कीजिए कि पाकिस्तान इस बात का फायदा उठा के कि चीन मेरे साथ है, लिहाजा वो झड़पें करता है। आपके सामने जो हर तीसरे दिन कभी शहीद हेमराज का केस आ रहा है या कैप्टन कालिया का केस आ रहा है, ये सब केसेस आ रहे हैं। बहरहाल इन सब चीजों का उपाय था, इन सब चीजों का रास्ता था। अकलमंद आदमी को ये समझ लेना चाहिए कि कोई समस्या आदमी से बड़ी नहीं होती और कोई समस्या ऐसी भी नहीं है जिसका समाधान ना हो। मैं आपके सामने 2-3 बातें बताता हूँ।
सबसे पहला तो ये घुसपैठ, आतंकी घुसपैठ। इस आतंकी घुसपैठ के लिए मैं जिक्र करना चाहूंगा, आप में से किसी ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम सुना है? बताइए, आप में से किसी ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम सुना है? यस, ज्यादातर लोगों ने सुना है, लेकिन ग्रीन वॉल ऑफ चाइना का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। दरअसल में ग्रीन वॉल ऑफ चाइना वो जगह है चाइना की जहां वो ग्रेट वॉल नहीं बना पाए। वहां उन्होंने अपने गौरव सेनानियों को या अपने पूर्व सैनिकों को खेती करने के लिए जगह दे दी। अब पूर्व सैनिकों से बड़ा देशभक्त कौन हो सकता है? लिहाजा सवाल ही नहीं उठता कि कोई आतंकी वहां घुसा है। अगर हिंदुस्तान के अंदर भी राजस्थान, कश्मीर और पंजाब के सरहदी इलाकों को आज करीब 1 करोड़ पूर्व सैनिक हिंदुस्तान में है, इनको ये वो जमीन दे दी जाए तो इसको हरा भरा भी कर देंगे और मजाल है कि कोई स्मगलर या कोई घुसपैठ या कोई आतंकी अंदर आ सके। इन्होंने जानबूझ के ब्यूरोक्रेट्स ने इस चीज का जानते, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते, लेकिन जानबूझ के रोक के रखा। और हमारी विडंबना ये है कि जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं, एक तो वो डिफेंस के मामलों से अनभिज्ञ हैं और दूसरे वो ब्यूरोक्रेट्स के, बाबुओं के या नौकरशाहों की सलाह पे काम करते हैं। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या एक भी ब्यूरोक्रेट को एक्चुअल वार के ऑपरेशनल एरिया के ग्राउंड बंकर में एक भी रात गुजारने का तजुर्बा है? नहीं है। क्या उनमें से एक भी ब्यूरोक्रेट बैटल इनोकुलेशन की ड्रिल से गुजरा है? बैटल इनोकुलेशन का मतलब होता है कि जब गोलियां चलती रहती हैं और गोलियों के साए में नीचे से गुजरना, वो जो उसमें कुछ लोग मर भी जाते हैं लेकिन रिस्क होता है। वो जब ट्रेनिंग नहीं है, जो डिफेंस के बारे में नहीं जानते कि आदमी दुश्मन और मौत और गोली के सामने किस तरकीब से बिहेव करता है, तो जो नहीं जानते वो डिफेंस के ऊपर फैसला कैसे करें? अब मुसीबत ये है कि वो फैसला कर रहे हैं। लिहाजा मेरा दूसरा सजेशन ये है कि हो सके तो डिफेंस मिनिस्टर बजाय किसी नागरिक के हमारे ही किसी गौरव सेनानी में से होना चाहिए, ताकि वो डिफेंस की इस बातों को समझ सके। जी, और मित्रों, मैं अपनी बात को सूक्ष्म में कहकर खत्म करता हूँ। वो ये कि एक काम तो हम आज से शुरू कर सकते हैं और हम सब शुरू कर सकते हैं, और वो ये सोच के कि इस वक्त जब हम जंतर मंतर के इस बेहतरीन पंडाल में और सर्वश्रेष्ठ पार्टी के नेतृत्व में बैठे हुए हैं, क्या गारंटी है कि आपके तिरंगे झंडे को श्रीनगर में नहीं जलाया जा रहा? क्या गारंटी है कि जम्मू में कोई दूसरा किश्तवाड़ बनने नहीं जा रहा? क्या गारंटी है कि पूरा का पूरा आसाम, कोकराझार इसी वक्त बांग्लादेश में मिलने को तैयार नहीं है? हम गए हैं कोकराझार, वहाँ के बोडोद से मिले हैं। बोडोद ने कहा कि हम डरपोक नहीं है, हम कश्मीरी पंडित नहीं है, हम क्षत्रिय हैं, लड़ने वाले हैं। लेकिन कर्नल साहब क्या करें, मजबूरी ये है कि 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी आसाम में आ चुके हैं, उनकी संख्या बढ़ चुकी है। अगर कल कोई जनमत संग्रह हो जाए तो हम करें क्या उसमें? तो पूरा आसाम अगर जनमत संग्रह हो, आसाम के लोअर आसाम के 65 गाँव ऐसे हैं जिनके प्रधान बांग्लादेशी हैं। लिहाजा अब जो नई घुसपैठ हो रही है वो उनको तुरंत वोटर कार्ड और पासपोर्ट बनवा देते हैं और वो फिर हिंदुस्तान के बाकी इलाकों में फैल रहे हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ में और झारखंड में जाएं तो वहाँ समानांतर सरकारें चल रही है। नक्सलवाद, माओवाद, 5-5, 7-7, 10-10 आदमी CISF के, CRPF के, पैरामिलिट्री फोर्सेज के रोज मारे जा रहे हैं। अब तो स्थिति ये है कि उनका पेट फाड़ दो, उसमें से स्प्लीन निकालो, आंतें निकालो, बम रख दो। ये स्थिति है। तो वहाँ पे जो आदमी नौकरी करने जाता है उसे अपनी तनख्वाह का 10 या 15% नक्सलवादियों को या माओवादियों को देना पड़ता है। और तो और यहाँ देखिए, बिहार का आदमी अगर महाराष्ट्र में जाता है तो बोलते हैं इसे बाहर निकाल दो। अगर उत्तर प्रदेश का कोई आदमी अपने बच्चे को महाराष्ट्र के सैनिक स्कूल में भर्ती कराने चला जाए तो महाराष्ट्र वाले बोलते हैं जाइए, महाराष्ट्र इज फॉर ओनली महाराष्ट्रियन। ऐसी स्थिति में क्या आप इस देश को जुड़ा हुआ देश कहेंगे? ये देश टूटता दिखाई दे रहा है, और अगर टूटता दिखाई दे रहा है तो इसे बचाए रखने की जिम्मेदारी केवल सरकार या केवल सेना की नहीं है, आपकी और मेरी भी है और इस पार्टी की भी है। और उसके लिए जैसा मैंने पहले कहा कि 1000 मील की यात्रा पहले कदम से प्रारंभ होती है। आज पहला कदम लिया है। आज हम भगवान को साक्षी मान के और अपने परिवार के लोगों को साक्षी मान के एक तय करें कि हम आज से आपसी अभिवादन में, म्यूचुअल ग्रीटिंग्स में, म्यूचुअल फेलिसिटेशन में, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, ये सब ना बोलकर इन्हें बड़े इज्जत के साथ अवकाश देकर जय हिंद बोले और जय हिंद बुलवाएं। ये कंपलसरी हो भी चुका है और ये आवश्यक हो जाए
कि जब जय हिंद बोलते हैं तो दिमाग के चारों तरफ 2-4 सेकंड तो देश प्रेम और देशभक्ति की भावना रहती है। कल्पना कीजिए कि अगर इतने से आदमी पूरे श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ कई बार दिन में जय हिंद बोले और जय हिंद बुलवाएं, तो जय हिंद यानी कि शब्द कभी ब्रह्मांड में मरते नहीं है। उनका चुंबकीय स्पंदन बराबर गुंजायमान होता रहता है। हो सकता है कि देशभक्ति का पुनर्जागरण जय हिंद आज यहीं से प्रारंभ हो जाए। और मुझे बताओ ईमानदारी से कि मेरे जय हिंद बोलने के प्रस्ताव से आप सहमत हैं? तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि एक दफा मेरे साथ खड़े होकर जय हिंद बोलने की प्रतिज्ञा करें और बोले कि हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से आपसी अभिवादन में जय हिंद बोले।